गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीए सेकेंड सेमेस्टर एजुकेशन की क्लास में हमारा आज का टॉपिक है बौद्धकालीन शिक्षा का मूल्यांकन। ठीक है, हम पूरी बौद्धकालीन शिक्षा की व्यवस्था के विषय में हम पढ़ चुके हैं कि बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था क्या, अर्थ, उद्देश्य, महत्व, गुरु शिष्य संबंध। आज हम इसका लास्ट मूल्यांकन पढ़ रहे हैं। इन सब के विषय में मैं बता इसलिए रही हूँ क्योंकि मूल्यांकन में जो भी आपके पॉइंट्स हेडिंग्स आने वाली है वो सब आपका पहले से पढ़ा हुआ है, अर्थात वो पहले के लेक्चर में मैं बता चुकी हूँ। तो थोड़ा सा इससे आपका रिवीजन भी होता रहेगा। मूल्यांकन अर्थात गुण और दोष दोनों। तो वैदिक कालीन शिक्षा में क्या गुण थे, क्या दोष थे, इनका हम मूल्यांकन करेंगे। तो सबसे पहले हम गुण की बात कर लें कि बौद्धकालीन शिक्षा के गुण क्या थे। तो सबसे पहला जो इसका गुण हमें देखने को मिलता है यानी मेरिट्स, वो थी सामान्य शिक्षा की व्यवस्था। अर्थात बौद्ध काल में सामान्य लोगों की यानी जन सामान्य की शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। इसके विषय में मैं इससे पहले के लेक्चर में बता भी चुकी हूँ आपको। ठीक है, सामान्य लोगों की शिक्षा या जन शिक्षा की व्यवस्था के विषय में मैंने बताया था। तो ये बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था का एक गुण था, एक मेरिट थी कि इसमें सामान्य लोगों के शिक्षा की व्यवस्था भी उतनी ही अच्छी की गई जितना किसी विशिष्ट बच्चे के लिए या किसी विशिष्ट राजघराने के लिए, तो उतनी ही सामान्य लोगों के लिए भी शिक्षा की व्यवस्था थी। अब हम सेकेंड बात करते हैं। इसमें लोक भाषाओं को प्रोत्साहन मिला था, अर्थात लोक भाषाओं की अवहेलना नहीं की गई थी। उस समय शिक्षा का माध्यम मैंने आपको बताया था पाली भाषा थी। तो पाली भाषा के अतिरिक्त और जो भी अन्य लोक भाषाएं थी उनकी भी अवहेलना नहीं की गई थी, उनको भी शिक्षा में उचित स्थान दिया गया था, उन पर भी उतना ही फोकस किया गया था जितना कि अन्य भाषाओं पर या फिर पाली भाषाओं पर। तो हम कह सकते हैं कि बौद्धकालीन शिक्षा का ये एक प्रमुख गुण था कि इसमें लोक भाषाओं को प्रोत्साहन मिला या फिर स्थान मिला। ठीक है, नेक्स्ट कह सकते हैं हम व्यवस्थित शिक्षा संस्थाओं का उदय। व्यवस्थित शिक्षा संस्थाओं का उदय। तो इसमें बेटा मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि वैदिक काल की तरह ही बौद्ध काल में भी जो शिक्षा संस्थाएं थीं उनके विषय में काफ़ी उनका प्रगति हुई थी, जिसमें कि मठ विहार तो शामिल थे ही, साथ में कुछ विश्वविद्यालय ऐसे थे जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भी प्राप्त हुई, जैसे कि नालंदा, तक्षशिला, आपने नाम सुना होगा, वल्लभी, विक्रमसेन। ठीक है, तो इस तरह के कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी विश्वविद्यालय थे जिनको विशेष ख्याति प्राप्त हुई। तो कह सकते हैं कि एक व्यवस्थित शिक्षा संस्थाओं का उदय जो है वो बौद्ध काल में हमें काफ़ी अच्छे से देखने को मिलता है। अगला हमारा आता है पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है उच्च शिक्षा व्यवस्था। तो उच्च शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो उच्च शिक्षा व्यवस्था भी बहुत अच्छे स्तर पर की गई थी, जिसमें कि अभी अभी मैंने नाम लिया कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति पर प्राप्त थे। इसके अतिरिक्त उच्च शिक्षा व्यवस्था बिहारों में दी जाती थी। बिहारों की जो व्यवस्थाएं थी वहाँ पर जो शिक्षक थे, प्रशिक्षु जो शिक्षक थे यानी जिन्हें हम भिक्षु कहते हैं, उनको भी बहुत अच्छी स्तर पर शिक्षा प्रदान की जाती थी, जिससे वे छात्रों को भी उतने ही अच्छी शिक्षा प्रदान कर पाने में समर्थ होते थे। तो उच्च शिक्षा व्यवस्था भी हम कह सकते हैं बहुत अच्छे स्तर पर की गई थी। नेक्स्ट हमारा आता है विशिष्ट पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम भी विशिष्ट था, जैसा कि आपने
मैंने प्राथमिक और उच्च शिक्षा दोनों स्तर के पाठ्यक्रम के बारे में डिस्कशन किया था, आपको बताया था। तो पाठ्यक्रम में आपका लौकिक पाठ्यक्रम भी था, धार्मिक, आध्यात्मिक, हर तरह के पाठ्यक्रम को, इसके अतिरिक्त व्यावसायिक पाठ्यक्रम को भी शामिल किया गया था, जिसमें आपने सैनिक शिक्षा पढ़ी हुई है, ललित कलाओं की शिक्षा मैंने बताई थी। तो जो भी चीज़ें मैं बता चुकी हूँ ये सारी चीज़ें आपके विशिष्ट पाठ्यक्रम के अंतर्गत आ जाती हैं। तो ये कुछ विशेष गुण थे, मेरिट्स थी हमारी बौद्धकालीन शिक्षा की। अब इसके बाद हम इसमें गुण तो हो गए, अब हम इसके दोषों को पढ़ते हैं, दोषों पर चर्चा करते हैं कि इसकी डीमेरिट्स यानी दोष क्या थे। इसके दोष में पहला था सांसारिक जीवन की उपेक्षा। सांसारिक जीवन की उपेक्षा इसलिए की गई थी, अगर आपने गौतम बुद्ध का इतिहास पढ़ा हो, और मैंने थोड़ा बहुत संक्षेप में बताया भी था, बहुत ज़्यादा नहीं डीपली, क्योंकि हमें हिस्ट्री नहीं पढ़नी, मैंने आपको पहले ही बताया था, हम पढ़ना है शिक्षा व्यवस्था। तो थोड़ी सा मैंने इस पर प्रकाश डाला था कि गौतम बुद्ध ने क्या क्या सीन देखे थे और किस कारण वो इस तरह से उन्होंने आध्यात्म की ओर बढ़े थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि इस संसार में सिर्फ दुख है और उस दुख का कारण है, और दुख का निवारण किस तरह से किया जा सकता है। तो इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया जाता था, जिस कारण सांसारिक जीवन की उपेक्षा की गई थी, अर्थात सांसारिक जीवन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा शिक्षा प्रदान नहीं की जाती थी। ठीक है, अब हम दूसरी बात करते हैं। दूसरा हमारा पॉइंट आता है सैनिक शिक्षा का अभाव। आपने वैदिक काल में पढ़ा होगा सैनिक शिक्षा पर विशेष बल, लेकिन बौद्ध काल में जो मैंने पढ़ाया है, चूँकि ये आपका लास्ट लेक्चर है, तो मैंने अभी तक आपको इसके बारे में विशेष नहीं बताया, क्योंकि इस काल में सैनिक शिक्षा का अभाव था, बहुत ज़्यादा इस पर फोकस नहीं किया गया था। और जबकि ये भी हमारी व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत आ जाती है। जो राजा महाराजाओं होते थे उस समय उनके यहाँ सैनिकों की आवश्यकता होती थी, तो ये गृहस्थ आश्रम चलाने के लिए भी हम कह सकते हैं कि इस प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता थी। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के जो आक्रमण होते हैं, युद्ध होते हैं, उनसे बचने के लिए भी सैनिक शिक्षा की आवश्यकता थी, तो जिसका कि हमें बौद्ध काल में अभाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट, स्त्री शिक्षा का अभाव। वैसे तो मैंने आपको बताया था कि स्त्री शिक्षा सर्वप्रथम तो यानी शुरुआत में का जो इसका काल है बौद्ध काल, उसमें तो इसकी उपेक्षा रही थी काफ़ी हद तक, लेकिन धीरे धीरे गौतम बुद्ध के प्रभाव के कारण स्त्रियों को शिक्षा मिलने लगी थी उनको। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर हम प्रगति देखें तो इस काल में हमें स्त्री शिक्षा में बहुत ज़्यादा प्रगति देखने को नहीं मिलती है, अर्थात हम कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ इसका अभाव रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं श्रम के प्रति घृणा। श्रम के प्रति घृणा से तात्पर्य है कि जो बौद्ध काल था उसमें जो बहुत ज़्यादा श्रम अर्थात कि शारीरिक परिश्रम की बात करें तो उस पर फोकस कम किया जाता था, उस पर वो शिक्षा का केंद्र बिंदु कम था। कारण ये था कि ऐसा माना जाता है बौद्ध काल में कि शिक्षा जो है वो कैसी थी, धार्मिक शिक्षा थी, और इस जीवन को अंधकार में माना जाता था। और उसका प्रमुख कारण ये था कि जब शिक्षा प्राप्त होगी तो हम आध्यात्म की तरफ बढ़ेंगे, और जब हम आध्यात्म की तरफ बढ़ेंगे तो इस कारण श्रम के प्रति जो है घृणा का भाव या कह सकते हैं अभाव भी पाया जाता था। तो ये हमारा बौद्धकालीन शिक्षा का मूल्यांकन हो गया, जिसमें हमने बौद्धकालीन शिक्षा के गुण और दोष दोनों को देखा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर और ये यूनिट कंप्लीट होती है। नेक्स्ट चैप्टर में हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू बच्चों।